This is the first lecture of chemical kinetics, and in this part, we are going to learn some introduction of this chapter. देखिए केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करते हैं तो ग्रीक में काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट या मोशन। अब केमिकल क्या होते हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बनते हैं। तो किसी केमिकल का मूवमेंट या इसको आप ये बोलिए कि रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का रेट कितना होगा, अगर उसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। देखिए एक रिएक्शन होगा या नहीं ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है, पर एक रिएक्शन कितना जल्दी होगा, रेट क्या है उस रिएक्शन का, वो हमें केमिकल काइनेटिक्स सिखाता है। और एक रिएक्शन कैसे होगा, उसका क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन बात करेंगे, मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction, mechanism and factor affecting rate of reaction। ठीक है, अब एक रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है, यानी कि हाउ फास्ट अ रिएक्शन विल अकर, उसके बेसिस पे हम बेसिकली तीन तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। एक वेरी फास्ट रिएक्शन को हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं, और ये वेरी फास्ट रिएक्शन है तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 10⁻⁻16 to 10⁻14 सेकेंड, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। अब क्यों इसको वेरी फास्ट रिएक्शन बुलाते हैं, क्यों इसका जो टाइम ऑफ कंप्लीशन है वो बहुत कम है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन जनरली आयनिक रिएक्शन होते हैं। आयनिक रिएक्शन मतलब जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करेंगे, और आयंस में आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसके कारण से ये वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे AgNO3 का रिएक्शन करवाया NaCl के साथ में तो AgCl का प्रेसिपिटेट। तो ये सब जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इनमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, इसीलिए ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाते हैं, और सिंस ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाते हैं तो इस वेरी फास्ट रिएक्शन का हम रेट सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट रेट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है, इट इज वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन कहने का मतलब कि ये कंप्लीट होगा बहुत दिन के बाद, बहुत मंथ्स के बाद, बहुत ईयर के बाद। तो ऐसे रिएक्शन को बुलाते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। सो टाइम ऑफ कंप्लीशन डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स। जैसे आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत दिन के बाद आयरन रस्ट करता है, या फिर डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में। ठीक है, डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में ये भी वेरी स्लो रिएक्शन है। ठीक है, आपने डायमंड सुना होगा, डायमंड इज वेरी कॉस्टली, बट डायमंड इज व्हाट, यू नो, एवरी डे you go to the every day you use woods, different kinds of things which contains carbon, and you use it every day cheaply. But since diamond has carbon atom neatly packed with each other, that's why it can cost up to millions of rupees, right? So diamond, the conversion of diamond into graphite, first you have to understand that this reaction, that is conversion of diamond into graphite, it is spontaneous reaction because its delta G is negative, but it is a very slow reaction. To complete this reaction it needs hundreds and hundreds of years, so that is why it is very slow reaction. And to calculate rate of reaction of this very slow reaction is also not possible. It is not a profitable job. The profitable job is not a profitable job to calculate rate of these type of reaction. And next type of reaction we have, that is moderate reaction. So next we have moderate या slow reaction. Moderate या slow reaction ये कुछ मिनट या कुछ घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जनरली जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं वो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन फॉर एग्जांपल मान लीजिए H2O2 का कन्वर्जन 2H2O प्लस ऑक्सीजन, ये
कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए इसको मॉडरेट या स्लो रिएक्शन बुलाते हैं। जैसे CH3COO C2H5 का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो ये क्या देता है, एसिड और एल्कोहल। तो ये स्टेरिफिकेशन का उल्टा रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये भी मॉडरेट रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बोला था, रेट हम कैलकुलेट करेंगे। एक रिएक्शन का रेट कैसे आप बोलिएगा, रेट क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम सिमिलरली बोल रहे हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन, तो रिएक्शन में दो ही चीज होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसका या तो आप कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब में जो चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो आप रेट ऑफ रिएक्शन बुलाइएगा। सो हम पढ़ने जा रहे हैं रेट, या जिसको आप स्पीड भी बुला सकते हैं या जिसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बुला सकते हैं, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और स्मॉल आर को कैसे लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बोल दीजिए या यू बोल दीजिए चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन इन दिस चेंज, उसको बुलाते हैं हम रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो इसको लिखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर हम रेट का बेसिकली यूनिट की बात करते हैं, तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, तो यहां से यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा मोल पर लीटर इनटू टाइम। और मोल पर लीटर को आप मोलैरिटी भी लिखते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोलैरिटी अपॉन टाइम। या अगर प्रेशर में बात करते हैं तो एटीएम अपॉन टाइम या बार अपॉन टाइम, कुछ भी लिख सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इन लीटर, और मोल होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये रेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब ये रेट या तो हम एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बुलाएंगे, या एक छोटे से टाइम में उसको बुलाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास दो तरह का रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो लार्ज टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं, और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो स्मॉल टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं। अब इसको सीखने के लिए मान लीजिए एक रिएक्शन आपके पास A गोज टू B, A रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है। मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू T1 पे A का कॉन्सेंट्रेशन है A1 और B का कॉन्सेंट्रेशन है B1, और T2 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया A2 और B का हो गया B2। अब आप ध्यान से सुनिए, A रिएक्टेंट है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा A का जो पार्ट होगा, A का जो क्वांटिटी होगा, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन बोलिए या प्रेशर बोलिए, वो धीरे धीरे कम होगा और B का क्वांटिटी बढ़ेगा। तो अगर हम रेट निकालना चाहते हैं कि A कितना डिसअपियर हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। सिर्फ हम A पे इस फॉर्मूला को लगाना चाहते हैं, इस फॉर्मूला को, और सिंस रेट ऑफ A बात कर रहे हैं और A डिसअपियर हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। हमेशा याद रखिएगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर होगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे अपीयर होगा। तो रेट अगर लिखिएगा तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस। तो पहले हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, उसको RA लिखेंगे। अब आप देखिए, पहले कुछ क्वांटिटी था, अब कुछ क्वांटिटी होगा। यानी मान लीजिए पहले इसका 5 मोल था, अब मान लीजिए इसका बचा 2 मोल, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, तो आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या करिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करिएगा तो आप छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। और मैंने आपको बोला था कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A लगाते हैं तो आप सामने माइनस साइन लगाइएगा, ताकि ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आपको नेगेटिव देगा, क्योंकि आप छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो ये नेगेटिव देगा। अब ओवरऑल रेट हमको पॉजिटिव लाना है, इसलिए सामने नेगेटिव साइन लगाते हैं। सिमिलरली B अपीयर हो रहा है क्योंकि B प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B क्या लिखिएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, यानी फाइनल माइनस इनिशियल B2 माइनस B1 अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है
तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो देखिए, चाहे आप रिएक्टेंट से निकालिए चाहे आप प्रोडक्ट से निकालिए, क्योंकि दोनों ही इस रिएक्शन का पार्ट है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, चाहे आप बात कर लीजिए एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 1, या आप यू बोल दीजिए एवरेज रेट ऑफ बी अपीयरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि 1 है। तो ऐसे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालिएगा। और जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा तो जो बेसिकली ए था वो डिक्रीज करेगा, बी बढ़ेगा। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में ग्राफ भी बनाते हैं तो ए देखिए इनिशियल टाइम इक्वल टू 0 पे ए का कुछ पार्ट होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और बी का धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल टाइम इंटरवल में। अगेन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिमिलरली आप डेल्टा के जगह पे डी ए लगा दीजिएगा, सो सिंपल। तो प्रीवियस का भी फॉर्मूला हो गया। तो देखिए डेल्टा के जगह पे हम डी लगा दिए छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। और अगर हम ग्राफिकली बात करते हैं तो ग्राफिकली आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। क्या करिएगा आप, कॉन्सेंट्रेशन टाइम जो ग्राफ होगा तो जो ए का पार्ट होगा उस पर आप स्लोप लीजिएगा। यही स्लोप आपको क्या देगा, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम। तो यहां से स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए फ्रॉम ग्राफ क्या निकालिएगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप लीजिएगा, यानी नेगेटिव ऑफ टेन थीटा यानी नेगेटिव ऑफ डी ए अपॉन डी टी। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला N2 + 3H2 gives 2 NH3। इनिशियल इसका मोलैरिटी था 5 मोलर, इसका 10 मोलर, इसका 0। 5 सेकेंड बाद 4 मोलर, 7 मोलर, 2 मोलर। तो आपसे पूछा है कि सबका आप रेट बताइए, प्रोडक्ट का और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो देखिए जो नाइट्रोजन होगा वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा। तो इसके लिए हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ये धीरे धीरे डिसअपियर होगा। और डिसअपियर होगा, रिएक्टेंट है, तो सामने हम नेगेटिव साइन लगेगा और d/dt ऑफ N2। तो N2 का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फाइनल 4 - 5, जो 4 - 5 और डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम 5। तो ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 7 - 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम यानी 5। तो ये आ जाएगा -3/5। माइनस सामने माइनस लगाएं तो ये +3/5, क्योंकि ये दोनों से आएगा -3 और माइनस माइनस प्लस। और प्रोडक्ट अपीयर होगा, इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वो क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी 2 - 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5, ये 2/5 आ गया। और अगर आपको ओवरऑल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप किसी को पकड़ लीजिए, उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मान लीजिए आप हाइड्रोजन को पकड़िए, तो हाइड्रोजन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना है, 3/5। डिवाइड कर दीजिए इसको आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 1/3 से, तो यह आ जाएगा 1/5। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे आप नाइट्रोजन का बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आएगा।